मुशर्रफ का रब्ता हुआ, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी। उन्होंने कहा जी आप मत आए इधर, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। अगर दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह वो उनसे खास तौर पे आके मिले और आपको जान से मारने की आपकी असैसिनेशन का फैसला हो जाए, इससे पहले कि बीबी कुछ कहती, रहमान मलिक साहब ने मुदाखलत की कि जी नहीं हम जाएंगे। एक बैकअप गाड़ी वो खतरे के लिए होती है कि अल्लाह ना करे अगर हमारे लीडर को कुछ हो जाए, रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। या रहमान मलिक साहब आए, उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, 2 बंदे बिठाए और सख्ती के साथ कहा कि गाड़ी आगे निकाल। इन्होंने लेफ्ट का रास्ता बंद कैसे हो गया, इससे टाइम सीन इस अंदाज में वॉश किया कि नीचे सड़क के नीचे नहीं ड्राइवर निकला। वो बहुत जरूरी था, वो उसको वॉश कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हमने बेनज़ीर की पाकिस्तान वापसी जो 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आई और उनकी आखिरी सांस तक, इस मुकम्मल वाक़ये पर हमने तफसील से बात की है। और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के शकील अंजुम, उनकी राय भी हमने इसमें शामिल किया है। लिहाजा इस वीडियो को आपने पूरा देखना है आखिर तक। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो तवील जलावतनी के बाद पहली बार पाकिस्तान आई। ये दिन उनकी ज़िंदगी में एक तारीख़ी मौका था क्योंकि वो मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आई थी। उनकी आमद पर कराची में लोगों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने एक अज़ीमुल-शान रैली निकाली। ताहम इस दिन का इख्तिताम एक अलमनाक वाक़ये पर हुआ। रात को जब बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला कराची के इलाके कारसाज के करीब पहुंचा तो वहाँ यके बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 140 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों 400 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन खुशकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो महफूज रही। ये हमला न सिर्फ उनके हामियों के लिए एक सदमा था बल्कि मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ। याद रहे जब बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आई तो उस वक़्त मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त मुल्क के सदर थे और उनकी हुकूमत में एक सिविल हुकूमत कायम थी जिसके वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ थे। मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला था और बाद में 2002 के इंतखाबात के बाद सदर के तौर पर बरकरार रहे, जबकि पार्लियामान के साथ भी उनका कंट्रोल मौजूद था। बेनज़ीर की वतन वापसी से पहले मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से उन्हें वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया गया कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद अनासर की तरफ से उन पर हमले का इम्कान है। अगरचे बराह रास्त किसी धमकी या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन उन्हें इस तरह सख्ती से मशवरा दिया गया गोया वो उसे धमकी दे रहे थे कि वो पाकिस्तान वापसी के बारे में और करें और हिफाजती ख़दशात को संजीदगी से लें। बेनज़ीर भुट्टो ने इन ख़तरात के बावजूद पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया क्योंकि वो जमहूरियत की बहाली और अवामी हमायत हासिल करने के लिए पुरअज़म थी। 26 दिसंबर 2007 की रात को बेनज़ीर भुट्टो से ISI के उस वक़्त के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जनरल नदीम ताज ने बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा ख़बरदार किया कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लायक है और उन्हें अपनी हिफाजत पर संजीदगी से गौर करने की ताकीद की। इस मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो को मशवरा दिया गया कि वो अवामी मुकामात जलसे जुलूसों से शिरकत करने से गुरेज करें क्योंकि उन पर दहशतगर्दी हमले का इम्कान है। ताहम बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा फिर अपने सियासी मिशन और जमहूरियत की बहाली के लिए अवाम के दरमियान रहने का फ़ैसला किया और इस ख़तरा को नज़रअंदाज करते हुए अगले दिन जलसे में शिरकत की। 27 दिसंबर 2007 का दिन बेनज़ीर भुट्टो की सुबह की मसरूफियात में सियासी मशीरों और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत शामिल थी। इस दौरान उन्हें ये भी बताया गया कि उनकी ज़िंदगी को मुमकिन ख़तरात लाक है, ताहम वो जमहूरियत की बहाली और अपने मिशन के लिए पुरअज़म थी। दोपहर 11 बजे बेनज़ीर भुट्टो ने हामिद करज़ई से मुलाकात की जो उस वक़्त पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। उनकी इस मुलाकात में दहशतगर्दी के मसले और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिलकर शिद्दत पसंदी का सामना करना चाहिए और ख़त्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिश करनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने अफ़गानिस्तान के हालात पर अपनी तशवीश का इज़हार किया और ख़त्ते में पायदार अमन के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बताया जाता है कि उस दिन हामिद करज़ई ने भी मोहतरमा को ख़बरदार किया था कि वो एहतियात करें क्योंकि दहशतगर्द उन पर हमला कर सकते हैं। शाम को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के लिए रवाना हुई। जलसे के दौरान उन्होंने आवाम से खिताब किया और जमहूरियत और अवामी हुकूक के हवाले से अपने अज़म का इज़हार किया। उनके खिताब में अवामी जज्बा और जोश वाज़ेह था और लोगों की बड़ी तादाद उन्हें सुनने आई थी। बेनज़ीर भुट्टो ने जलसे के इख्तिताम पर अपने हामियों को अलविदा कहा और अपने काफ़िले के साथ वापस जाने लगी। रास्ते में जब उनकी गाड़ी लियाकत बाग से बाहर आ रही थी तो आवाम का एक बड़ा हुजूम उनके इर्द गिर्द जमा हो गया। उनके चाहने वाले उनकी एक झलक देखना चाहते थे। उसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों के नारों का जवाब दिया और इसी लम्हे एक कातिल ने उन पर गोली चलाई और फिर एक खुदकुश हमलावर ने धमाका कर दिया।
गोली और धमाके के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो शदीद ज़ख्मी हुई, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि वो वहीं पर ही शहीद हुई। उनके आसपास भी तकरीबन 26 लोग उस धमाके में शहीद हुए। बेनज़ीर भुट्टो को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक वो पहले ही शहीद हो चुकी थी। 6:10 बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का ऐलान होते ही मुल्क भर में गुस्से और गम की लहर दौड़ गई। उनकी शहादत ने पाकिस्तान को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और लोगों ने अपनी लीडर के बिछड़ने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा खला छोड़ गया। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत की जदोजहद के लिए एक कुर्बानी के तौर पर याद रखा जाता है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनके हामियों को दुख पहुँचाया और उनके मिशन को जिंदा रखने का अज़म दिया। नाज़रीन इकराम, सीनियर जर्नलिस्ट शकील अंजुम का इस बारे में क्या राय है, आइए वो सुनते हैं। भी से जनरल मुशर्रफ का रब्ता हुआ, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी। उन्होंने कहा जी आप मत आए इधर, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा, अगर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करें तो आप नहीं बच सकती, आपके ख़िलाफ़ ये चल रहा है, आपके ख़िलाफ़ लहर है। इस पे वो दोनों तरफ से इसकी तस्दीक है, लेकिन इंटेंशन क्या थी इसके बारे में कोई भी नहीं। जनरल मुशर्रफ भी कह रहे हैं मेरा ये मकसद नहीं था। वो उन्होंने लैंड किया तो दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह सबके सामने वो नज़र आ रहे हैं। वो उनसे ख़ास तौर पे आके मिले कि जी आपके ख़िलाफ़ ये हो रहा है, आप जैसे लैंड करेंगे आप पे अटैक होगा और आपको जान से मारने की आपकी असैसिनेशन का फैसला हो चुका है, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। इस बयान से लगता है ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी दुबई की थी उसमें ये लगता है कि ये बाहर का हाथ ज़्यादा मजबूत था पाकिस्तानियों ने सिर्फ काम ही करना था। वो आई तो आते ही आपने देखिए क्या हुआ। उस वक्त तो बेशुमार लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, लेकिन वो उन्होंने अल्लाह ने बचाना था, बचा लिया। ISI के चीफ होते थे जनरल नदीम ताज। वो जिस रोज़ ये वाक़या होना था उसी रात, एक रात पहले तकरीबन 2 बजे के करीब वो बीबी से मिलने उनके घर गए। उस वक्त उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले काफ़ी सारे लोग उनके साथ मीटिंग में थे कि उसके इंतज़ामात का जायज़ा लेना, उस चीज़ का वो जो इलाके बाग में जलसा होना था उसका जायज़ा लेने के लिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग को तकरीबन 1-1.5 बजे या समझे 12:30 से 1 बजे के दरमियान ख़त्म हो गई। तो वो नदीम ताज साहब आए, उन्होंने बराह रास्त आके बीबी से मिले और उन्होंने कहा कि जी आप सुबह बहुत ख़तरा है, आप जलसे में तशरीफ़ ना लाएँ या पोस्टपोन कर दें, आगे पीछे कर लें, बाकी यानी रूटीन में आ जाएंगी सारी चीज़ें। इससे पहले कि बीबी कुछ कहती, रहमान मलिक साहब ने मुदाखलत की कि जी नहीं हम जाएंगे और ये हम इतने बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करेंगे और ख़तरात इन चैलेंजेस को हम कबूल करते हैं, तो बीबी जाएंगी। ये बात सुन के जब बीबी ने खुद नहीं जो कोई जवाब दिया वो उठ के अंदर चली। फिर बाद में नदीम, मेरा सोर्स है तीसरा आदमी जिसका मैं नाम बताना नहीं चाह रहा, इसकी तरदीद किसी ने नहीं की, इंक्लूडिंग रहमान मलिक। उन्होंने तरदीद इस बात की नहीं की। एक बैकअप गाड़ी थी, मर्सिडीज़ बैकअप गाड़ी थी, जिसमें वो ख़तरे के लिए होती है कि अल्लाह ना करे अगर हमारे लीडर को कुछ हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए या रेस्क्यू करके घर पहुंचाया जाए। वो गाड़ी आप जिन्होंने देखी, हम तो है नहीं शायद इस बात के, वो गाड़ी ऐसी थी कि रहमान मलिक साहब आए, उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, 2-3 बंदे बिठाए और सख्ती के साथ कहा कि गाड़ी आगे निकालो। गाड़ी रास्ता था लेफ़्ट का, जो हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने बनाया हुआ था, वो लेफ़्ट का रास्ता था। लेफ़्ट से निकल के आपने DAV कॉलेज रोड से होते हुए मरी रोड पर चढ़ना था। इन्होंने लेफ़्ट का रास्ता बंद कैसे हो गया, किसने बंद किया? वो फिर राइट को मुड़ी, जैसे मुड़ी वो सबने देखा और ये गाड़ी निकल के राइट की तरफ ही गई। गाड़ी बहुत आगे निकल गई, तकरीबन 2 फरलांग आगे चली गई जब धमाका हुआ। किसी भी हादसे का अहम तरीन जो है, ये कहा जाता है कि क्राइम सीन से मुजरम की तरफ तलाश में जाया जाता है। अगर वही धुल गया, क्राइम सीन ही नहीं रहा तो मुजरम तक कैसे पहुंचेगा? उन्होंने इसलिए क्राइम सीन इस अंदाज में वॉश किया कि नीचे सड़क के नीचे की डैबी निकल आई, इतनी ताकत के साथ उसे उड़ाया, वो खून बह गया, खून साफ हो गया। जो वहाँ पे मौजूद थे शवाहिद, जो इकट्ठे करना ज़रूरत थी उस वक़्त, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कायम करना या बनाना या इकट्ठे करना, वो बहुत ज़रूरी था, वो उसको वॉश कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन की एक वेव शुरू हुई। प्लान जो थी, वो जो ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे, वो फौरी तौर पे आर्मी हाउस पहुँचे, मुशर्रफ साहब से उन्होंने मीटिंग की, प्लान किया कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। उस प्लान के नतीजे में उन्होंने जो फौरी तौर पे, यानी से अबाउट 1 hour आफ्टर द इंसिडेंट,
کہ انہوں نے آ کے قرار دے دیا کہ فلانے لوگ پکڑے گئے ہیں، جس میں سے جو ٹیلی فون پر باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمارا مقصد اچیو ہو گیا۔ دوسرا یہ کنٹروورسی ڈالی کہ جی یہ لیور کے لگنے سے ہوئے۔ UN کمیشن جو تھا اس نے 11 نکات پر نشاندہی کی، نام لیے کہ کون کون لوگ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اور شکوک کا اظہار کیا کہ فلاں بریگیڈیئر ادھر کیا کر رہا تھا، فلاں بندہ جو تھا ادھر کیا ہوا، اس کا کیا کام تھا ادھر۔ حکومت کا قصور یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن اپنی مرضی سے کی، اور انویسٹیگیشن میں رحمان ملک کو اس کا انچارج بنایا، جنہوں نے جو کویشچنئر گیا ان میں سے وہ مخدوم امین فہیم بھی تھے جن کا نام تھا کہ ان سے بھی کویشچن کرنا ہے، ناہید خان تھیں، باقی جو لوگ تھے اس میں گاڑی میں بیٹھے یا گاڑی کے باہر تھے، اپنے آپ کو انوار نہیں کیا رحمان ملک۔ اس کے بعد آئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کرائم سین دھونے کے بعد انہوں نے ڈرامہ کیا، جیسے نا ڈرامہ اسٹیج کرتے ہیں کہ جی یہاں فلاں چیز پڑی ہوئی تھی، یہاں فلاں چیز پڑی تھی، یہاں سے گزر کی، ایکٹ کر کے بتایا۔ ایکٹ کرنے میں اور حقیقت دیکھنے میں الگ چیز تھے۔ اس میں ایک الزام یہ بھی لگا کہ جی بیت اللہ محسود نے مروایا ہے۔ 15 دسمبر کو بیت اللہ محسود کی طالبان جو تنظیم ہے وہ معرض ملک میں ہے۔ اس کے بعد 12 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس دوران اس نے خود پریس کانفرنس کی بیت اللہ محسود نے کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ 5 لوگ جو پکڑے تھے، یہ ان میں سے 3 سرگودے سے پکڑے گئے تھے ویل بیفور انسیڈنٹ، کہ وہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے وہ لوگ 3 وہاں سے پکڑے گئے تھے سرگودے سے، 2 ڈیرہ اسماعیل خان سے پکڑے گئے۔ آپ نے اس کا عدالتوں کا فیصلہ دیکھنا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہ انوالومنٹ بنتی نہیں۔